नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्लेटफॉर्म पर। और आज हम इस वीडियो में इंडियन पॉलिटी से संबंधित टोटल 50 प्रश्न को देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसका पहला क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे। और यदि आपको इसका आंसर पता है तो अपने साथ एक नोट पेन और पेन लेकर बैठ जाएं और अपने आंसर को आप उसमें लिखते जाएं। और आप अंत में यह चेक कर सकते हैं कि आपको इनमें से कितने सारे प्रश्न सही हुए हैं। अन्यथा दोस्तों इन सभी प्रश्नों के आंसर आप हमारे साथ देते चलेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ऑन कर दीजिएगा। जब भी मैं इस प्रकार के वीडियो अपलोड करूं तो इसकी नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसका पहला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन को देख सकते हैं कि अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य यानी कि स्टेट की परिभाषा में निम्न में से कौन से शामिल है। ठीक है, तो ऑप्शन देख सकते हैं कि केवल केंद्र सरकार, केवल राज्य सरकार, और सी में है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय एवं सरकार के नियंत्रण वाले निकाय, और केवल संसद। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपसे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य यानी कि स्टेट की परिभाषा में निम्न में से कौन शामिल है। तो आप देख सकते हैं कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय एवं सरकार के नियंत्रण वाले निकाय शामिल है। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। देख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है और इसके अंतर्गत देख सकते हैं कि भारत सरकार और संसद और राज्य सरकार और विधानमंडल, और आगे देख सकते हैं और बात इसमें बताई गई है कि देख सकते हैं कि स्थानीय जो सभी स्थानीय प्राधिकरण जैसे कि देख सकते हैं नगर निगम, पंचायत आदि शामिल हैं। ठीक है, और देख सकते हैं कि वे सभी निकाय जो सरकार के नियंत्रण या वित्तीय सहायता से संचालित होते हैं शामिल होते हैं। ठीक है, और बातें बताई गई है कि यह अनुच्छेद इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मौलिक अधिकार के उल्लंघन की स्थिति में केवल राज्य की विरुद्ध याचिका दायर की जा सकती है। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं अनुच्छेद 14 किस सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता और शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ जो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि अनुच्छेद 14 किस सिद्धांत से संबंधित है। तो आप देख सकते हैं कि समानता का अधिकार से संबंधित है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 14 यानी कानून के समक्ष समानता एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ और कानून के समक्ष संरक्षण यानी कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करता है। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। आगे देख सकते हैं कि इक्वलिटी बिफोर लॉ की मतलब होता है कि अवधारणा ब्रिटेन से ली गई है, और देख सकते हैं कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की अवधारणा अमेरिका से ली गई है। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। आगे और देखते इसकी बातें बताई गई कि इसका अर्थ है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ मनभाव यानी कि जो कि मनमाना भेदभाव नहीं कर सकता है। हालांकि उचित जो कि वर्गीकरण यानी कि जो बताई गई है कि अनुमति दी गई है। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों यहाँ देख सकते निम्न में से कौन सा अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, तो ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पर है कि अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद 19 से, अनुच्छेद 21 से, अनुच्छेद 32 से। तो दोस्तों यहाँ पर आपसे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा अधिकार है केवल नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, तो आप जैसा अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद 19 है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 स्वतंत्रताएं यानी कि जो मूलतः 7 थी अभी वर्तमान में जो देख सकते हैं कि मूलतः यानी कि केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं बताई गई है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण एवं जो निरस्त सभा करना। ठीक है, और देख सकते हैं कि संघ बनाने की स्वतंत्रता, और भारत में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता, और भारत में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता, और कोई भी पेशा व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। यानी कि देख सकते हैं कि विदेशी नागरिकों को अनुच्छेद 19 का अधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक है, यानी कि जो छः जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं वो नागरिकों को प्राप्त है, और जो कि विदेशी जो लोगों को प्राप्त नहीं है। ठीक है, और देख सकते हैं अनुच्छेद अगर 14 और 21 की बात करें तो सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि इसमें विदेशी भी हैं और भारत के नागरिक भी है। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं।
दोस्तों यहाँ पर देख सकते जीवन एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में निहित है? ठीक है, तो ऑप्शन है अनुच्छेद 20 से, अनुच्छेद 21 से, अनुच्छेद 22 से और अनुच्छेद 25 से। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपसे जो बात कही जा रही है, पूछी जा रही है, प्रश्न जो पूछी जा रही है कि जीवन और अभिव्यक्ति जो व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है का अधिकार किस अनुच्छेद में निहित है? तो आप देख सकते अनुच्छेद कितने में है? 21 में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। आप देख सकते अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही उसके जीवन या अभिव्यक्ति स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। और भी बातें बताई गई है, आप देख सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी व्याख्या जो बहुत व्यापक रूप से की है। ठीक है, और इसमें शामिल है, जैसे देख सकते हैं कि गरिमा में जीवन अधिकार, अन्य शिक्षा का अधिकार जो कि अब 21 के 1 में है, और स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार है, और निजता का अधिकार है। ठीक है, और यह अनुच्छेद जो कि मौलिक अधिकारों में सबसे व्यापक माना जाता है। कौन? तो अनुच्छेद 21। ठीक है, जिससे आपको ध्यान रखना है। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था? ठीक है, तो ऑप्शन दे सकते हैं कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और सरदार पटेल। तो दोस्तों यहाँ आपसे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था? तो देख सकते हैं कि भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि B.R. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। ठीक है, और आगे देख सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु जा सकता है। ठीक है, और आगे भी और बातें बताई गई हैं, आप देख सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। ठीक है, जिसमें देख सकते हैं कि हैबियस जो कॉपर्स है, और मैनमस है, और सर्टियोरी है, और देख सकते हैं कि प्रोहिबिशन है, और क्यू वारंटो है। ठीक है, यानी कि यह अधिकार स्वयं एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, जिसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों यहाँ देख सकते अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है? ठीक है, तो ऑप्शन है कि समान अवसर, धर्म की स्वतंत्रता, भेदभाव का निषेध और शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपसे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि अनुच्छेद 15 यानी कि अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है? तो आप देख सकते हैं कि भेदभाव का निषेध से संबंधित है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य यानी केवल धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। ठीक है, और भी बातें बताई गई है, आप देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अनुच्छेद 15 के 3, 15 के 4 और 15 के 5 के तहत राज्य महिलाओं, बच्चों, सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों जैसे कि SC ST के लिए विशेष प्रावधान बना सकता है। ठीक है, आगे दे सकते हैं इसे सकारात्मक भेदभाव यानी कि जो पॉजिटिव जो डिस्क्रिमिनेशन है या जो कि आरक्षण का संवैधानिक आधार माना जाता है। ठीक है, इससे आपको ध्यान में रखना है। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न के अनुच्छेद 16 किस अधिकार से संबंधित है? ठीक है, तो अपने के शिक्षा का अधिकार, सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर से संबंधित है, या धार्मिक स्वतंत्रता, या संपत्ति का अधिकार। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपसे जो प्रश्न पूछा जा रहा है अनुच्छेद 16 यानी कि अनुच्छेद 16 किस अधिकार से संबंधित है? तो आप देख सकते हैं कि सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर से संबंधित है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 16 राज्य के अधीन सार्वजनिक नौकरियों में समान अवसर की गारंटी देता है, और हालांकि इसमें भी आरक्षण का प्रावधान है। जैसे देख सकते हैं इसमें जो बातें बताई गई हैं कि पिछड़े वर्गों के लिए और SC ST के लिए, और जो कि पदोन्नति में आरक्षण जैसे न्यायालय की शर्तों के अधीन, यानी कि यह अनुच्छेद समानता के अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, कौन? तो 16। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। दूसरा देश के निम्न में से कौन सा अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो ऑप्शन है कि बाल श्रम का निषेध, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार और धर्म प्रचार की स्वतंत्रता। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपसे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 के अंतर्गत में आता है? तो आप देख सकते हैं कि बाल श्रम का निषेध। ठीक है, तो आपको यहाँ ध्यान रखना है। आप देख सकते हैं कि अनुच्छेद 23 मानव तस्करी, बेगार और जबरन श्रम का निषेध करता है। ठीक है, इसमें और बातें बताई गई कि अनुच्छेद 24 के अनुसार देख सकते हैं
14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक उद्योगों में काम पर नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। आगे और बताइए कि यह प्रावधान सामाजिक न्याय और मानव गरिमा की क्या करता है, रक्षा करता है। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है। ठीक है, तो ऑप्शन ए का अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 29 से 30। तो दोस्तों यहाँ आपसे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो आप देख सकते हैं कि अनुच्छेद 25 से 28 में वर्णित है। ठीक है, इसे आपको ध्यान रखना है। और देख सकते हैं कि अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के प्रावधान है। ठीक है, यानी कि 25 में बताया गया है कि धर्म मानने, आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता है। और 26 में देख सकते हैं जो कि धार्मिक संस्थाओं को प्रबंध करने का अधिकार है। और 27 में है कि धार्मिक कार्यों हेतु कर लगाने का निषेध है। और देख सकते हैं कि 28 में है कि शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा से संबंधित प्रावधान है। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। और भी बातें बताई गई कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जिसका अर्थ है कि राज्य सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार करता है। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार किसे संरक्षित करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है कि केवल बहुसंख्यक समुदाय को, केवल विदेशी नागरिकों और अल्पसंख्यक समुदाय की भाषा, लिपि और संस्कृति को, या केवल अनुसूचित जाति को। तो दोस्तों यहाँ आपसे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार किससे संरक्षित करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि अल्पसंख्यक समुदायों की भाषा, लिपि और संस्कृति को करते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा करने तथा शैक्षणिक संस्थान स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार देता है। कौन? तो अनुच्छेद 29 से 30 में बताया गया। ठीक है, आगे देख सकते हैं यह प्रावधान भारत की विविधता और सांस्कृतिक बहुलता की रक्षा करता है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस सभी प्रश्नों के आंसर आप हमारे साथ देते चले और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करने की प्रयास करें। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ऑन कर दीजिएगा। जब भी मैं इस प्रकार की वीडियो अपलोड करूं तो इसकी नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते कि निवारण निरोध यानी कि प्रिवेंटिव जो डिटेंशन का प्रावधान किस अनुच्छेद में। ठीक है, तो ऑप्शन है अनुच्छेद 20 से, अनुच्छेद 21 से, अनुच्छेद 22 से, अनुच्छेद 32 से। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते आपसे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि निवारक निरोध का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो आप देख सकते हैं अनुच्छेद 22 में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अनुसार 22 में गिरफ्तारी और जो निरोध से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें और ही बातें बताई गई है, देख सकते हैं। ठीक है, कि अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22 के 1 और 22 के 2 जो कि समान गिरफ्तारी के अधिकारों की रक्षा करते हैं। ठीक है, जिसमें देख सकते हैं गिरफ्तारी के कारण बताना, वकील से परामर्श का अधिकार और 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना। लेकिन अनुच्छेद 22 के 3 और 22 के 7 तक निवारण निरोध की अनुमति दी गई। ठीक है, और देख सकते हैं यह अधिकार राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं अनुच्छेद 20 निम्न में से किससे संबंधित नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन है पूर्वव्यापी दंड का निषेध, या द्वितीय दंड यानी कि डबल जो कि जियोपैडी का निषेध, और आत्मदोष स्वीकार करने का निषेध, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो दोस्तों यहाँ आपसे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न अनुच्छेद 20 निम्न में से किससे संबंधित नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित नहीं है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 20 अपराधों के संबंध में संरक्षण देता है और इसमें 3 प्रमुख प्रावधान है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि एक पोस्ट फैक्टो लॉ यानी कि अपराध के समय जो कानून था उसी के अनुसार दंड मिलेगा। ठीक है, और डबल जियोपैडी का मतलब होता है कि एक ही अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं लगेगा। ठीक है,
और जैसे सेल्फ इंक्रीमिनेशन के मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। आगे देख सकते हैं कि जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो अनुच्छेद कितना, तो 19 के अंतर्गत में आती है, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों देख सकते निम्न में से कौन सा रिट किसी व्यक्ति को अवैध निरोध से मुक्त कराने के लिए जारी किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन है कि मैनमस सर्टियोरी और हेवियस कॉर्पस और क्यूटो वारंटो। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे आपसे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा रिट किसी व्यक्ति को अवैध निरोध से मुक्त कराने के लिए जारी किया जाता है, तो आप देख सकते हैं कि हैवियस कॉर्पस है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि हैवियस जो कॉर्पस का अर्थ होता है कि शरीर को प्रस्तुत करो, यानी किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में रखा गया तो न्यायालय उसे प्रस्तुत करने और रिहा करने का आदेश दे सकता है, ठीक है। यानी कि यह रिट मौलिक अधिकारों की रक्षा का सबसे प्रभावी साधन माना जाता है, ठीक है। और इसे अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तथा अनुच्छेद दे सकते हैं कि 226 के तहत उच्च न्यायालय जो है जारी कर सकते हैं, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि संपत्ति का अधिकार वर्तमान में किस प्रकार का अधिकार है, ठीक है। तो ऑप्शन देख सकते हैं कि मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, या प्राकृतिक अधिकार है, या फिर कानूनी अधिकार है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपसे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि संपत्ति का अधिकार वर्तमान में किस प्रकार का अधिकार है, तो आप देख सकते हैं कि संवैधानिक अधिकार है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। देख सकते हैं कि मूल अधिकार में संपत्ति का अधिकार 19 के 1F और 31 के तहत मौलिक अधिकार था, लेकिन देख सकते हैं कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे मौलिक अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 300 के 1 के अंतर्गत संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है, ठीक है। और देख सकते हैं बताया गया कि अब कोई व्यक्ति विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना अपनी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते किस अनुच्छेद के तहत संसद को मौलिक अधिकारों को लागू जो करने हेतु कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, ठीक है। तो ऑप्शन है अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 368। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे आपसे जो प्रश्न पूछा जा रहा है किस अनुच्छेद के तहत संसद को मौलिक अधिकारों को लागू करने हेतु जो कि कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, तो आप दे सकते हैं कि अनुच्छेद 35, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है। जैसे अनुच्छेद 35 संसद को यह अधिकार देता है कि वह किसी विशिष्ट मौलिक अधिकार जैसे कि अनुच्छेद 16 के 3, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 34 को लागू करने के लिए कानून बनाए, ठीक है। और जैसे इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पूरे देश में इन अधिकारों के संबंध में एक समान कानून लागू हो, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों जैसे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि DPSP किस भाग में वर्णित है, ठीक है। तो ऑप्शन है भाग 3, भाग 4, भाग 5 और भाग 6। तो दोस्तों जैसे आपसे जो यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि DPSP किस भाग में वर्णित है, तो आप दे सकते हैं कि भाग 4 में वर्णित है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जो भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि DPSP का वर्णन है, ठीक है। और इसका उद्देश्य भारत में सामाजिक, आर्थिक और लोकतंत्र की स्थापना करना है, ठीक है। और यह न्यायालय द्वारा बाध्यकारी यानी कि नहीं है, लेकिन शासन के लिए मूलभूत दिशा निर्देश देता है, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर जैसे नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई, ठीक है। तो ऑप्शन है कि अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड और कनाडा। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे आपसे जो प्रश्न पूछा जाए कि नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है, ठीक है। तो आप दे सकते हैं कि इसे आयरलैंड के संविधान से ली गई, ठीक है। इसे आपको ध्यान रखना है कि DPSP की अवधारणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है और इसका जो मुख्य उद्देश्य कल्याणकारी यानी कि जो कि वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना है। और भारत में DPSP सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने के दिशा निर्देश में मार्गदर्शन करते हैं, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है।
तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर दे सकते हैं कि निम्न में से कौन सा तत्व गांधीवादी सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन दे सकते हैं कि समान नागरिक संहिता, ग्राम पंचायतों का संगठन और अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा, और न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण। तो दोस्तों यहाँ पर आपसे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा तत्व गांधीवादी सिद्धांत से संबंधित है, तो आप दे सकते हैं कि ग्राम पंचायतों का संगठन। ठीक है, इसे आपको ध्यान रखना है कि डीपीएसपी को 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, जिसमें देख सकते हैं कि समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत और उदारवादी जो कि वैचारिक सिद्धांत। ठीक है, यानी कि गांधीवादी सिद्धांतों में शामिल जैसे दे सकते हैं ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40 में है, और दे सकते हैं कि कुटीर उद्योगों को बढ़ावा निषेध यानी कि शराबबंदी, कमजोर वर्गों का उत्थान, ये महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की अवधारणा पर क्या आधारित है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों आप देख सकते समान नागरिक संहिता यानी कि जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड किस अनुच्छेद से में वर्णित है। ठीक है, तो ऑप्शन अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 46 और अनुच्छेद 48। तो दोस्तों यहाँ पर आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो आप देख सकते हैं अनुच्छेद 44 में वर्णित है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 44 के अनुसार राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। ठीक है, और इसका उद्देश्य विवाह, तलाक, उत्तराधिकार आदि मामलों में समान कानून लागू करना। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। और भी देख सकते हैं कि यह जो कि उदार वैचारिक सिद्धांत का हिस्सा है। ठीक है, इसे आपको ध्यान रखना है। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रदेश का पर्यावरण की सुरक्षा और वन्य जीवों की रक्षा किस अनुच्छेद में वर्णित है। ठीक है, तो ऑप्शन दे सकते हैं कि 47 है, अनुच्छेद 48 के 1 है, अनुच्छेद 49 है, अनुच्छेद 50 है। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे आपसे जो प्रश्न पूछा जा रहा है पर्यावरण की सुरक्षा और जो वन्य जीवों की रक्षा किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो दे सकते हैं कि अनुच्छेद 48 के 1 में वर्णित है। ठीक है, यहाँ दे सकते हैं अनुच्छेद 48 के 1 को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, और यह राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार तथा वन और वन जीवों की सुरक्षा का निर्देश देता है। ठीक है, यानी यह प्रावधान भारत में पर्यावरण संरक्षण के संवैधानिक आधार को मजबूत करता है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम्स में कहीं ना कहीं पूछे जाने की पूरी संभावना है। इसलिए आप इन प्रश्नों का हमारे साथ आंसर देते चले और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करने के प्रयास करें। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ऑन कर दीजिएगा, जब भी मैं इस प्रकार के वीडियो अपलोड करते इसकी नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच सके। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों यहाँ प्रदेश के राज्य के नीति निषेध तत्व यानी कि डीपीएसपी की प्रकृति कैसी है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर दे सकते हैं कि जो न्यायालय द्वारा बाध्यकारी या केवल राष्ट्रपति पर बाध्यकारी, या न्यायालय द्वारा बाध्यकारी नहीं, या केवल संसद पर बाध्यकारी। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे आपसे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी की प्रकृति कैसी है, तो आप दे सकते हैं कि न्यायालय द्वारा बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर दे सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अनुच्छेद 37 में स्पष्ट किया गया है कि डीपीएसपी न्यायालय द्वारा बाध्यकारी यानी कि नॉन जुडिशियल नहीं है। ठीक है, अर्थात यदि राज्य इन सिद्धांतों का पालन नहीं करता है तो नागरिक जो अदालत में इन्हें लागू कराने की मांग नहीं कर सकता। ठीक है, आगे और बातें बताई गई देख सकते हैं। ठीक है, कि इन्हें देश के शासन के लिए मूलभूत यानी कि माना गया है। ठीक है, और राज्य का कर्तव्य है कि वह इसे लागू करने का प्रयास करे। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर देश एक न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। ठीक है, तो ऑप्शन है अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 51।
तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ जो बातें हो रही कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो देख सकते हैं अनुच्छेद किस में है, तो अनुच्छेद 50 में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 50 राज्य को निर्देश देता है कि वह न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग करे। ठीक है, यानी कि यह उदार वैचारिक का सिद्धांत का हिस्सा है। ठीक है, और इसका उद्देश्य न्यायपालिका की स्वतंत्रता सूचित करना है जो लोकतंत्र की आधारशिला है। ठीक है, जिसे आपको ध्यान रखना है। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, अनुच्छेद 46 किससे संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन है कि समान नागरिक संहिता, SC ST एवं कमजोर वर्गों को शैक्षिक और आर्थिक हितों का संरक्षण, अंतर्राष्ट्रीय शांति और पर्यावरण संरक्षण। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपसे जो प्रश्न पूछा जा रहा है अनुच्छेद 46 किससे संबंधित है, तो आप देख सकते हैं कि SC ST एवं कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों के संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, आपको यहाँ ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 46 जो राज्य को निर्देश देता है कि वह अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा दे तथा उन्हें सामाजिक अन्याय से बचाए। ठीक है, यानी कि यह समाजवादी सिद्धांत का हिस्सा है और सामाजिक न्याय की स्थापना का आधार है। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों देश के अनुच्छेद 39 के बी और 39 के सी किससे संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन है ग्राम पंचायत, ऑप्शन बी संसाधनों का समान वितरण और धन का संकेंद्रण की रोकथाम, और सी में है कि पर्यावरण संरक्षण और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपसे जो प्रश्न पूछा जा रहा है अनुच्छेद 19 के बी और अनुच्छेद 39 के सी किससे संबंधित है, तो देख सकते हैं कि संसाधनों का समान वितरण और धन के संकेंद्रण की रोकथाम से संबंधित है। ठीक है, आपको यहाँ ध्यान रखना है कि 39 के बी सामुदायिक संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित करना है, और अनुच्छेद 39 के सी में है कि धन और उत्पादन के संसाधनों का संकेंद्रण रोकना। ठीक है, और यह समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं और आर्थिक असमानता को कम करने का लक्ष्य रखते हैं। ठीक है, जिसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का निर्देश किस अनुच्छेद में है। ठीक है, तो ऑप्शन है अनुच्छेद 48 के 1, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 51 और अनुच्छेद 45। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपसे जो प्रश्न पूछा है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का सिद्धांत किस अनुच्छेद में है, तो देख सकते हैं कि अनुच्छेद 51 में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 51 राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से करने और अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करने का निर्देश देता है। कौन, तो अनुच्छेद 51। ठीक है, और यह भारत की विदेशी नीति के लिए संवैधानिक आधार प्रदान करता है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं अनुच्छेद 38 का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन है कि समान नागरिक संहिता लागू करना, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को बढ़ावा देना, या पर्यावरण की रक्षा करना, या ग्राम पंचायतों की स्थापना करना। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपसे जो प्रश्न पूछा जा रहा है अनुच्छेद 38 का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आप देख सकते हैं कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को बढ़ावा देना। ठीक है, आपको यहाँ ध्यान रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अनुच्छेद 38 के अनुसार राज्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करेगा जिसमें सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को प्रेरित करे। ठीक है, और यह समाजवादी सिद्धांत का आधार है और कल्याणकारी राज्य की दिशा में महत्वपूर्ण प्रावधान करता है। कौन, तो अनुच्छेद 38। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं अनुच्छेद 39 के 1 किससे संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन है समान कार्य के समान वेतन, निःशुल्क विधिक सहायता, या पर्यावरण संरक्षण, या अंतर्राष्ट्रीय शांति। तो दोस्तों यहाँ पर आपसे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि अनुच्छेद 39 के 1 किससे संबंधित है, तो आप जैसे कि निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 39 के 1 को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, और यह राज्य को निर्देश देता है कि वह समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता यानी कि फ्री लीगल एड सुनिश्चित करे। ठीक है, ताकि आर्थिक या जो न्याय अक्षमता के कारण कोई भी न्याय से वंचित ना हो। ठीक है, यह न्याय तक समान पहुंच
को संवैधानिक आधार है, ठीक है, जिसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर देश का अनुच्छेद 41 निम्नलिखित किससे संबंधित है, ठीक है। तो अपने के काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार, या ग्राम पंचायत, या समान नागरिक संहिता, या न्यायपालिका का पृथक्करण। तो दोस्तों यहाँ पर आपसे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि अनुच्छेद 41 निम्न में से किससे संबंधित है, तो आप जैसे काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार से संबंधित है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 41 राज्य को निर्देश देता है कि वह अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर काम, शिक्षा और बेरोजगारी, वृद्धा अवस्था और बीमारी एवं विकलांगता की स्थिति में सार्वजनिक सहायता प्रदान करे, ठीक है। और यह समाजवादी सिद्धांत का हिस्सा है और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित है, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि अनुच्छेद 43 निम्नलिखित अनुच्छेद 43 जो है किससे संबंधित है, ठीक है। तो ऑप्शन है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और जीविका योग्य वेतन और कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन और पर्यावरण संरक्षण और SC/ST का संरक्षण। तो दोस्तों यहाँ आपसे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि अनुच्छेद 43 किससे संबंधित है, तो आप देख सकते हैं कि जीविका योग्य वेतन और कुटीर उद्योगों के प्रोत्साहन से संबंधित, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। देख सकते हैं कि अनुच्छेद 43 राज्य को निर्देश देता है कि वह श्रमिकों को जीविका योग्य वेतन, उचित कार्य परिस्थितियों और अवकाश प्रदान करे, ठीक है। और साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करने की बात करता है और यह गांधीवादी एवं समाजवादी दोनों सिद्धांतों से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि अनुच्छेद 45 वर्तमान में किससे संबंधित है, ठीक है। तो ऑप्शन दे सकते हैं कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा और 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की प्राथमिक देखभाल और शिक्षा और समान नागरिक संहिता और न्यायपालिका का पृथक्करण। तो दोस्तों यहाँ पर आपसे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि अनुच्छेद 45 वर्तमान में किससे संबंधित है, तो देख सकते हैं कि 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के प्राथमिक जो कि देखभाल और शिक्षा से संबंधित है, ठीक है। आपको यहाँ ध्यान रखना है। देख सकते हैं कि मूल रूप से अनुच्छेद 45 में 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है, लेकिन देख सकते हैं कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के बाद शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 2021 की 1वीं मौलिक अधिकार बना दिया गया, ठीक है। और देख सकते हैं कि अब जो कि अनुच्छेद 45 में 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा से संबंधित है, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए इन सभी प्रश्नों के आंसर आप हमारे साथ देते चले और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करने के प्रयास करें। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ऑन कर लीजिएगा, जब भी मैं इस प्रकार के वीडियो अपलोड करते इसकी नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है, ठीक है। भाग 3, भाग 4, भाग 4 के 1 या भाग 5 में। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे आपसे जो प्रश्न पूछा जा रहा है मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है, तो भाग 4 के 1 में किया गया, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के भाग 4 के 1 में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया, ठीक है। और इन्हें 42वें संविधान संशोधन जो कि अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया है और यह अनुच्छेद 51 के 1 में के अंतर्गत में आते कौन मौलिक कर्तव्य, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल करने की सिफारिश किस समिति ने की थी, ठीक है। तो ऑप्शन है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति, काका कालेकर समिति और बलवंत राय मेहता समिति और सच्चर समिति। तो दोस्तों यहाँ पर देख आपसे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल करने की सिफारिश किस समिति ने की थी, तो आप देख सकते हैं कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा इसे की गई थी, ठीक है। आपको यहाँ देखना है कि मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश स्वर्ण सिंह समिति ने की थी और आपातकाल दे सकते हैं कि 1975 से 77 के दौरान इस समिति की सिफारिश के आधार पर
42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया, ठीक है। और इसका उद्देश्य नागरिकों में राष्ट्रीय अनुशासन और कर्तव्य भावना विकसित करना है, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। दूसरा उद्देश्य कि वर्तमान में संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। तो ऑप्शन है कि 10, 11, 12 और 9। तो दोस्तों जैसे आपसे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि वर्तमान में संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो आप दे सकते हैं कि 11 है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, ठीक है। और बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक और कर्तव्य जोड़ा गया, जिससे कुल कर्तव्य संख्या कितना है, तो 11 हो गए, ठीक है। और यह न्याय कर्तव्य माता पिता अभिभावकों का है और वे 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें, ठीक है। जो हमारा 11वां कर्तव्य है, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। तो ऑप्शन है कि समान नागरिक संहिता लागू करना और संविधान, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, ठीक है। और सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर और निःशुल्क विधिक सहायता। तो दोस्तों यहाँ पर आपसे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य है, तो आप देख सकते हैं कि संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। और देख सकते हैं कि अनुच्छेद 51 के एक के अनुसार प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करे तथा उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करे, और यह राष्ट्रीय एकता और अखंडता को सुदृढ़ करने के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रदेश के पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना किससे संबंधित है, ठीक है। तो ऑप्शन दे सकते हैं केवल डीपीएसपी से, केवल फंडामेंटल राइट से, या केवल फंडामेंटल ड्यूटी से, या डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज दोनों से। तो आप देख सकते हैं आपसे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना किससे संबंधित है, तो यहाँ पर डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी दोनों से, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि पर्यावरण संरक्षण अनुच्छेद 48 के एक डीपीएसपी राज्य को यानी कि जो राज्य को निर्देश देता है, ठीक है। और 51 के एक जी में है कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह प्राकृतिक जो पर्यावरण जैसे कि झील, वन, नदी, वन जीव की रक्षा करे, ठीक है। और इस प्रकार पर्यावरण संरक्षण राज्य और नागरिक दोनों को जिम्मेदारी है, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रदेश दे सकते हैं कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया, ठीक है। तो ऑप्शन दे सकते हैं कि 44वां संशोधन, 42वां संशोधन, 86वां संशोधन और 73वां संशोधन। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे आपसे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, तो आप दे सकते हैं कि 42वां संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया है, और यह संशोधन आपातकाल 1975 से 77 के दौरान लाया गया था, ठीक है। और मूल रूप से 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि 6 से 14 वर्ष यानी कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दिलाना किसके अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ऑप्शन है मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, या नीति निर्देश तत्व, या फिर ए और बी दोनों। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे आपसे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दिलाना किसके अंतर्गत में आता है, तो देख सकते हैं कि मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य दोनों के अंतर्गत में आता है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देख सकते हैं कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया, ठीक है। और 51 के एक के तहत माता पिता अभिभावकों का कर्तव्य बनाया गया कि वह बच्चों को शिक्षा का अवसर दें, ठीक है। अवसर यानी कि दे, ठीक है। और इस प्रकार दे सकते हैं कि यह अधिकार जो कर्तव्य दोनों है, ठीक है। इसे आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रदेश के वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी कि मानवतावाद और सुधार की भावना विकसित करना किससे संबंधित है, ठीक है। तो ऑप्शन है
अनुच्छेद 51 के ए के जे एच में, या फिर अनुच्छेद 51 के ए के जी में, या अनुच्छेद 48 के 1 में, अनुच्छेद 39 के 1 में। तो दोस्तों यहाँ पर देखते आपसे जो प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है, कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और सुधार की भावना विकसित करना किससे संबंधित है? तो आप देख सकते हैं कि 51 के ए के एच में, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 51 के 1 के एच के अनुसार प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करे, और यह प्रावधान आधुनिक और प्रगतिशील समाज के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। जिसे आपको ध्यान रखना है। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रीय एकता और अखंडता की रक्षा करना किससे संबंधित है? ठीक है, तो ऑप्शन है कि केवल मौलिक अधिकार, केवल नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, या केवल संसद का अधिकार। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे आपसे जब प्रश्न पूछा जा रहा है राष्ट्रीय एकता और अखंडता का रक्षा करना किससे संबंधित है, तो आप यहाँ पर दे सकते हैं कि मौलिक कर्तव्य, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि 51 के 1 के सी के अनुसार प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, और यह राष्ट्रीय सुरक्षा और एकजुटता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कर्तव्य है, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते निम्न में से कौन सा कथन मौलिक कर्तव्यों के बारे में सही है? ठीक है, तो ऑप्शन है कि ए न्यायालय द्वारा बाध्यकारी है, ए केवल विदेशियों पर लागू होते हैं, ए केवल भारतीय नागरिकों पर लागू होते हैं, न्यायालय द्वारा बाध्यकारी नहीं है, और ए केवल राष्ट्रपति पर लागू होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपसे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन मौलिक कर्तव्य के बारे में सही है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि एक केवल भारतीय नागरिकों पर लागू होते हैं और न्यायालय द्वारा बाध्यकारी नहीं है, ठीक है। इसमें बताया गया, ठीक है, कि मौलिक कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों पर लागू होते हैं, न्यायालय द्वारा प्रत्यक्ष रूप से बाध्यकारी नहीं है, लेकिन न्यायालय कानून की व्याख्या करते समय इसे ध्यान में रख सकता है, ठीक है। तो और बताया गया, ठीक है, कि इनका जो उद्देश्य दे सकते हैं, ठीक है, कि नागरिकों में राष्ट्रीय अनुशासन और जिम्मेदारी की भावना को विकसित करना है, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए इन सभी प्रश्नों के आंसर आप हमारे साथ देते चले और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करने के प्रयास करें। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ऑन कर दीजिएगा, जब भी मैं इस प्रकार के वीडियो अपलोड करूँ तो इसकी नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच सके। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर मौलिक कर्तव्यों की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई? ठीक है, तो ऑप्शन है कि अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ और फ्रांस। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे आपसे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि मौलिक कर्तव्यों की प्रेरणा जो है किस देश के संविधान से ली गई है, तो देश के सोवियत संघ के संविधान से ली गई, ठीक है। आप देख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा पूर्व सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित है, ठीक है। और देख सकते हैं कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इन्हें जोड़ा गया, ठीक है। और इसका उद्देश्य नागरिकों में कर्तव्य बोध और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी की भावना को विकसित करना, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। दूसरे प्रदेश के सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना किस अनुच्छेद में वर्णित है? ठीक है, तो आप देख सकते हैं अनुच्छेद 51 के ए के डी में है, या अनुच्छेद 51 के ए के आई में है, या अनुच्छेद 51 के ए के जी में है, या अनुच्छेद 51 के ए के जे में है। तो दोस्तों यहाँ पर आपसे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो आप देख सकते हैं कि अनुच्छेद 51 के आई में है, ठीक है। यहाँ ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 51 के आई के अनुसार प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करे और हिंसा का त्याग करे, ठीक है। और यह प्रावधान राष्ट्रीय संसाधनों की सुरक्षा और सामाजिक शांति बनाए रखने के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। इससे आपको ध्यान रखना है। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों यहाँ प्रदेश के उत्कृष्टता के उच्च मानकों के प्राप्ति के लिए प्रयास करना किससे संबंधित है? ठीक है, तो ऑप्शन है कि 51 के ए के जे में है, या फिर 51 के ए के ए में है, या 51 के ए के सी में है, या फिर 51 के ए के एच में है। तो दोस्तों यहाँ पर आपसे जो प्रश्न पूछा जा रहा है उत्कृष्टता के उच्च मानकों की प्राप्ति के लिए
कि प्रयास करना किससे संबंधित है, तो आप देख सकते हैं अनुच्छेद 51 के ए के जे में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 51 के ए के जे के अनुसार प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के उच्च मानकों को प्राप्त करने का प्रयास करें और इसका उद्देश्य राष्ट्र के समग्र विकास और प्रगति को बढ़ावा देना है। ठीक है, इसे आपको ध्यान रखना है। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देश के भारत के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना किससे संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन है 51 के ए के एफ में है, या फिर 51 के ए के जी में है, या फिर 48 के एक में है, या फिर 39 में है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपसे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना किससे संबंधित है, तो आप देख सकते हैं कि अनुच्छेद 51 के ए के एफ में है। ठीक है, इसे आपको ध्यान रखना है। देख सकते हैं कि अनुच्छेद 51 के एफ के अनुसार प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह भारत की मिश्रित यानी कंपोजिट सांस्कृतिक समृद्धि विरासत का संरक्षण करे और यह भारत की विविधता और सांस्कृतिक एकता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसे आपको ध्यान रखना है। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो ऑप्शन देख सकते हैं कि इन्हें लागू कराने के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाया जा सकता है, या एक केवल संसद के लिए दिशा निर्देश है, या ये संविधान के भाग 4 के 1 में वर्णित है, या एक केवल राष्ट्रपति पर लागू होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपसे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यह संविधान के भाग 4 के 1 में वर्णित है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4 के 1 में अनुच्छेद 51 के 1 के अनुसार के अंतर्गत वर्णित है। ठीक है, और यह न्यायालय द्वारा सीधे यानी कि लागू नहीं है। ठीक है, लेकिन कानून निर्माण और न्यायिक व्याख्या में सहायक भूमिका निभाते हैं। ठीक है, इससे आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस सभी प्रश्नों के आंसर आप हमारे साथ देते चले और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करने के प्रयास करें। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ऑन कीजिएगा। जब भी मैं इस प्रकार के वीडियो अपलोड करूँ तो इसकी नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच सके। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। दूसरा देश का भारत के संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों के रूप में वर्णित है। ठीक है, तो ऑप्शन एक अनुच्छेद 51 के ए के ए में है, या अनुच्छेद 51 के ए के बी में है, या अनुच्छेद 51 के ए के सी में है, या अनुच्छेद 51 के ए के डी में है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपसे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत के संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों के रूप में वर्णित है, तो आप देख सकते हैं अनुच्छेद 51 के ए के सी में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अनुच्छेद 51 के ए के सी के अनुसार प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह भारत के संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे। ठीक है, यह राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रवाद से जुड़ा महत्वपूर्ण प्रावधान है। ठीक है, इसे आपको ध्यान रखना है। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों, यहाँ प्रदेश के राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ऑप्शन है अनुच्छेद 51 के ए के 1 में है, या अनुच्छेद 51 के ए के ई में है, या अनुच्छेद 51 के ए के एफ में है, या अनुच्छेद 51 के आई में है। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आपसे जो प्रश्न पूछा जा रहा है राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना किस अनुच्छेद के अंतर्गत में आता है, तो अनुच्छेद 51 के ए के ए में है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 51 के ए के अनुसार प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह संविधान के पालन करे तथा उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय मार्ग, राष्ट्रीय गान का सम्मान करे। ठीक है, और यह राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति की भावना को सुदृढ़ करता है। ठीक है, इसे आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य महिलाओं की गरिमा से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन है अनुच्छेद 51 के ए के ई में है, या अनुच्छेद 51 के ए के जी में है, या अनुच्छेद 51 के ए के एच में है, या अनुच्छेद 51 के ए के जे में है। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आपसे जो प्रश्न पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य महिलाओं की गरिमा से संबंधित है, तो आप देख सकते हैं अनुच्छेद 51 के ई में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है
जैसे कि अनुच्छेद 51 के ई नागरिकों को निर्देश देता है कि वह ऐसी प्रथाओं को त्याग करें जो महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध हो। ठीक है, यानी कि यह लैंगिक जो कि समानता और सामाजिक सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों यहाँ प्रदेश है कि प्राकृतिक पर्यावरण, वन, झील, नदी, वन्य जीव की रक्षा करना किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों के रूप में वर्णित है। ठीक है, तो ऑप्शन है अनुच्छेद 51 के ए के एफ में, या अनुच्छेद 51 के ए के जी में, या अनुच्छेद 48 के ए में, या फिर अनुच्छेद 39 में। तो दोस्तों यहाँ पर देश आपसे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्राकृतिक पर्यावरण, वन, झील, नदी, वन्य जीव की रक्षा करना किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य के रूप में वर्णित है, तो आप देख सकते हैं कि 51 के ए के जी में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि 51 के ए के जी के अनुसार प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह प्राकृतिक पर्यावरण रक्षा और सुधार करे तथा सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया भाव रखे। ठीक है, यानी कि यह पर्यावरण संरक्षण को नागरिक जिम्मेदारी के रूप में स्थापित करता है। ठीक है, इसे आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन होने पर क्या सीधे अदालत में याचिका दायर की जा सकती है। ऑप्शन है कि हाँ, या पूर्णतः न्यायालय द्वारा बाध्यकारी है, या नहीं, यह न्यायालय द्वारा बाध्यकारी नहीं है, केवल उच्च न्यायालय में, या केवल सर्वोच्च न्यायालय में। तो दोस्तों यहाँ पर आपसे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन होने पर क्या सीधे अदालत में याचिका दायर की जा सकती है, तो देख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, यानी कि ये न्यायालय द्वारा बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि मौलिक कर्तव्य न्यायालय द्वारा प्रत्यक्ष रूप से लागू नहीं है। ठीक है, हालांकि संसद इन कर्तव्यों को लागू करने के लिए कानून बना सकती है और न्यायालय कानून की व्याख्या करते समय इन्हें ध्यान में रख सकता है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर टोटल 50 प्रश्न समाप्त हो जाते हैं और ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले दिन फिर एक नए टॉपिक के साथ हमारी आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप इस वीडियो को, इस सामग्री को बार बार देखें और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करने के प्रयास करें। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ऑन कर दीजिएगा। जब भी मैं इस प्रकार के वीडियो अपलोड करूँ तो इसकी नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच सके। तो चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।